अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही वालेकुम सलाम सर, यस सर आ सर। रही है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर आपकी मेरे से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, यस थैंक यू। अच्छा जी, हमारा सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर द फर्स्ट प्रेजेंटेशन दैट आई अपलोडेड, जिसकी 2 वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और इसी तरह आउटलाइन पे हमने बात की थी, तो उसके बारे में भी कोई अगर आपका सवाल है तो उस पे बात करेंगे। जनरल मेरा तरीका ये होता है कि आई क्विकली गो थ्रू द प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली सब डिटेल में नहीं, 5 मिनट में सारी की सारी मैं गुजर जाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो वो रिफ्रेश हो जाए और फिर उसके बाद आप लोग पूछ सकें जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो मैं आपसे क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। ये पहला प्रेजेंटेशन थी, इंट्रोडक्शन था टू रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर मैनेजर्स, और इसका टाइटल था वाई रिसर्च, यानी ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत क्यों पेश आती है रिसर्च करने की। तो इसमें हमने बड़ी बड़ी बात ये थी कि 2 एंगल से देखा जा सकता है कि एक तो आपकी थीसिस या जिसको कह लें कि एकेडमिक रिसर्च के एंगल से, और दूसरा जनरल वैलिडिटी के एंगल से। तो आप बेसिकली थीसिस के हिसाब से इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए फॉलो करते हैं कि आप बाद में बता सकें कि मैंने जो काम किया है वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड पे था, और हो सकता है और भी तरीके हों, लेकिन मैंने बड़ा सोच समझ के ये तरीका मुंतखब किया और इसको फॉलो किया। इसमें ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज है या मेडिकल साइंस है, वो इस तरह और भी बहुत सारे एरियाज हैं। तो इन तमाम एरियाज में जनरली पर्टिकुलर वे ऑफ रिसर्च फॉलो होता है। लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि एक एक पर्टिकुलर वे किसी एक एरिया में फॉलो होता है तो हमेशा ही उसको फॉलो करें। ऑब्वियसली नए तरीकों से इनोवेशन आती है, लेकिन ये भी एक तरह की वैलिडेशन होती है कि मैंने वही तरीका फॉलो किया जो आप सब लोग अब भी फॉलो करते रहे। यानी आपको जज करने वाले कोई 10 लोग हैं, तो आप उनको बताते हैं कि आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया था, मैं भी इसी तरीके से कर रहा हूँ और ये मेरे रिजल्ट आए हैं। जो जनरल स्टेप्स होते हैं, आप सबसे पहले आपके जहन में कोई ना कोई सवाल या कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसको जो आज मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को देनी है उसमें सब लिखे हुए हैं। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आप ये देखना चाहते हैं स्टेप 2 में कि दुनिया ने पहले से उसके बारे में क्या किया, काम किया हुआ है। तो आप फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने से आपका जो प्रॉब्लम या सवाल आपके जहन में था वो कुछ क्लैरिफाई या थोड़ा अमेंड हो जाता है या थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है स्टेप 3 में। फिर स्टेप और एक आपके पास प्रॉब्लम की एक नई शक्ल आती है। स्टेप 4 में फिर आप फैसला करते हैं कि अब मैं इस प्रॉब्लम का या इस क्वेश्चन का जवाब निकालने के लिए किन लोगों पे या किस एरिया में रिसर्च करूंगा। पॉपुलेशन क्या होगी, सैम्पलिंग का मेरा तरीका क्या होगा, साइज कितना होगा सैंपल का, मेरी रिसर्च का डिज़ाइन क्या होगा, ये सब चीज़ें हम आगे अलग अलग सेशंस में देखेंगे। फिर जब आप वो फैसला कर लेते हैं तो उसके बेस पे आप एक अपना क्वेश्चनर या फिजिकल साइंसेज में आप कोई टूल, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसको वैलिडेट करते हैं। यानी आप प्रूव करते हैं कि ये जो मैंने क्वेश्चनर या टूल डिज़ाइन किया है ये बिल्कुल ठीक है और इससे वो उस सवाल का जवाब निकलेगा जो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। फिर आप डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और फिर आखिर में उससे जो रिजल्ट्स निकलते हैं आप उसको एक थीसिस में, एक पेपर में या किसी चीज़ में ढाल लेते हैं और फिर दुनिया को दिखाते हैं, जर्नल्स में पब्लिश करके, कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश करके, किसी वेबसाइट पे पब्लिश करके, किसी अखबार में कहीं पे पब्लिश करके आप बताते हैं कि आपका क्या रिजल्ट है, अब रह क्या गया है, और मज़ीद लोग अगर इस एरिया में काम करना चाहते हैं तो वो क्या काम करें। तो ये जनरली ये 8 स्टेप फॉलो होते हैं, लेकिन अगेन ये कोई वो नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव चीज़ नहीं है, चीज़ें चेंज की जा सकती हैं अपनी रिसर्च को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। अब रिसर्च क्यों ज़रूरी है, रिसर्च मेथड, फॉर्मल रिसर्च क्यों ज़रूरी है, मेथडोलॉजी फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, कि एज ह्यूमंस हमारे दिमाग में बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज होती हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है ठीक है और जो असल में ठीक नहीं होती हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें रेफ़र की थी। एक ये किताब थी यू आर नॉट सो स्मार्ट, और ये इसकी अपनी वेबसाइट भी है, पॉडकास्ट भी है,
डेविड मकरीनी का, और ये दूसरी बुक थी बर्नेट की द इडियट ब्रेन। और इस तरह 2 वेबसाइट्स थी, ये जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे बना है, दो शेल नॉट कमिट लॉजिकल फैलेसीज और योर लॉजिकल फैलेसीज डॉट कॉम। और इसी तरह दूसरी शायद मैंने यहाँ पे, हाँ दूसरी मैंने नहीं लिखी हुई, दूसरी है योर लॉजिकल फैलेसीज डॉट कॉम और योर, मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर लूँगा दूसरी भी। तो वो आप ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका दिमाग जो नॉर्मली सोच रहा होता है एक्चुअली वो नहीं हो रहा होता, हो कुछ और रहा होता है। और आप अपनी फैलेसीज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग या मुख्तलिफ उसमें 30-40 रीज़न्स लिखे हुए हैं, उनकी वजह से आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं और कभी-कभी इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि उसी की बेसिस पे पूरी दुनिया में तहरीकें चलना शुरू हो जाती हैं और एक्चुअली चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, जबकि उसके बेसिस पे कोई ना कोई सीरियस गलती होती है। अच्छा जी, और तीसरा रीज़न ये था कि जो नॉन साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होती है वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी, आपसे बड़ा आपके वालिद साहब, आपके उस्ताद, आपके कोई मजहबी रहनुमा, आपके कोई पॉलिटिकल रहनुमा जिनको आप बिल्कुल ठीक समझते हैं, वो कोई बात कह देते हैं तो आपको लगता है वो ठीक कह रहे हैं, उनकी वीडियो देख लेते हैं आप, उनकी कोई पॉडकास्ट देख लेते हैं, उनकी कोई किताब पढ़ लेते हैं, अगर वो साइंटिफिकली प्रोड्यूस नॉलेज नहीं है। या कोई आपकी आइडियोलॉजिकल बिलीफ है कि जैसे मज़हबी बिलीफ होते हैं, जैसे कुछ कल्ट्स के बिलीफ होते हैं, जैसे कुछ ख़ानदानों के बिलीफ्स होते हैं, जैसे कुछ इलाकाई बिलीफ्स होते हैं, तो उन चीज़ों को आप कभी ज़हन में क्वेश्चन ही नहीं करते। इसी तरह मीडिया हर वक्त आपको बम्बार्ड कर रहा होता है मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन से, और वो कहते हैं हमने फलाना एक्सपर्ट बुला लिया, फलाना एक्सपर्ट बुला लिया, तो उस तरह से आपके आपके दिमाग में बहुत सारी नॉन साइंटिफिक नॉलेज आ जाती है जो सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस नहीं होती। कभी कोई झूठ बोल रहा होता है, कोई बगैर दलील के बात कर रहा होता है, कोई अपनी अ, ऐसी बस बता रहा होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, हंच आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो उस वजह से फिर ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि नॉलेज ऐसी प्रोड्यूस हो जिस पे रिलाई किया जा सके, वरना उसकी बेसिस पे बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें वर्थ रिसर्च इन्वॉल्व में मैंने, आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा, काफ़ी सारी डिस्कशन की मैंने कि पहले ये चीज़ें जो गोरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनलाइटमेंट का जो डार्क एजेस के बाद का टाइम था उसमें ये चीज़ें सबसे पहले सामने आई, जिसकी बेसिस पे फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और आपने देखा कि यूरोप ने फिर पूरी दुनिया पे, यूरोप ने और अमेरिका ने पूरी दुनिया पे रूल करना शुरू किया जो वो अभी तक रूल कर रहे हैं। इस्लामिक रिसर्च भी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत हाई क्वालिटी की हमारे सामने आई, अ, जिसमें बहुत कुछ नाम मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है इस्लामिक रिसर्च में, जिसमें जबरा पे बहुत रिसर्च हुई है, ज्योमेट्री पे बहुत रिसर्च हुई है, ऑप्टिक्स पे हुई है, सर्जरी तो इनफैक्ट शुरू ही मुस्लिम्स ने की थी, अभी अबू अली सीना ने। इसी तरह जहाज़ सबसे पहले एक टर्किश साइंटिस्ट ने उड़ाने की कोशिश की थी, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं स्लाइड की राइट साइड पे, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल साइंस वर्सेस सोशल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब होता है जनरल ज़ुबान में आप कह लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, जो नेचर में चीज़ें हैं उनके बिहेवियर्स के बारे में जो चीज़ें होती हैं। और सोशल साइंस जो है वो इंसानों के बिहेवियर्स, इंसानों के आपस में इंटरेक्शन वगैरह की साइंस होती है। तो ये दोनों बाय नेचर बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। एक जो है वो सेट रूल्स फॉलो करती है, लॉज फॉलो करती है, और एक जो है वो इंसान के ब्रेन पे डिपेंडेंट होती है, जो कि इंतहाई एल्यूसिव और बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इंसान कैसे बिहेव करेगा। तो इसलिए इन दोनों की मेथडोलॉजीज और इन दोनों के लिए बुक्स और रिसर्च वगैरह सब मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ है थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है कि अ, लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ काम किए हुए हैं ना, और उनके जब कोई आउटपुट आती है तो उसकी इनपुट्स क्या हैं, उसके लिए कुछ पब्लिकेशंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं भी हैं तो आपको लॉजिकली समझ आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खांसी क्यों हुई है,
तो आप सोचते हैं कि वाई, तो आपको 3-4 रीज़न्स नज़र आते हैं। यानी ए, बी, सी, डी अगर होंगे तो मुझे खाँसी होगी। ए जो है वो बी से भी लिंक्ड है, डी इंडिपेंडेंट है, सी जो है वो ए और बी दोनों से लिंक्ड है वगैरह सा एक नेटवर्क सा आपके दिमाग में आता है। तो उसको थ्योरी कहते हैं। यानी कि आपके आउटकम ऑफ कंसर्न जो आप जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, उस रिलेशनशिप को जनरली थ्योरी कहते हैं। और डेटा इस चीज़ को कहते हैं कि आप उस थ्योरी को, चाहे वो वैलिडेटेड है या नहीं है, या आपके दिमाग में है या किसी किताब से आपने देखी है, व्हाटएवर, उसको प्रूव करने के लिए आप एक्चुअली उन चारों पांचों वेरिएबल्स के लेवल्स देखें। अगर न्यूमेरिकली देख सकते हैं तो उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट करें और एक इक्वेशन के थ्रू बताने की कोशिश करें कि जो वाई एक्स और वाई वाला वाई था, उसके नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। यानी डेटा के बेसिस पे एक रिलेशनशिप को रिसर्च करना एम्पिरिकल रिसर्च होती है। तो ये टर्म्स बार-बार आपके सामने आएँगी, हम इनको मज़ीद भी डिस्कस करते रहेंगे। फिर मैंने सूडो साइंस और इन्यूमरेसी को डिफाइन किया था। इन्यूमरेसी भी अगेन एक ये बड़ी अच्छी बुक है जॉन एलन की, जिसमें बेसिकली वो ये बता रहा है कि जो अगर आप यू आर नॉट गुड विद नंबर्स तो आप रिसर्च में आगे जाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। या किसी भी चीज़ के बेसिस पे मैं किसी भी चीज़ के बारे में डेटा डेटा आपके पास ना हो तो उसके बारे में आप मोस्ट प्रॉब्ली गलत डिसीजन ही करेंगे। और दूसरी चीज़ थी सूडो साइंस, जिसके बारे में पीछे हमने बहुत सारी डिस्कशन की कि हमें लगता है कि चीज़ साइंटिफिक है, लॉजिकल है, लेकिन असल में वो नहीं होती है। उसको सूडो साइंस कहते हैं। सूडो का मतलब होता है नकली। अ, फिर ये 5 प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक रिसर्च के। यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म का मतलब कि कोई रेस की बेस पे या किसी मुल्क की बेस पे वगैरह पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और जो सही बात करेगा सब उसको फॉलो करेंगे। अब ये कहने में ये लोग कह देते हैं, लेकिन जब स्पेशली जब पब्लिकेशंस की बात आती है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल कि यूनिवर्सलिज्म को फॉलो नहीं किया जा रहा। और उसकी भी खैर दिस गुड रीजन बिहाइंड इट के जो हमारे तरह के गरीब और बैकवर्ड मुल्क होते हैं, वहाँ पे रिसर्च की एथिक्स फॉलो नहीं की जाती है और लोग गलत रिजल्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली ये हो गया है कि अब यहाँ के लोगों की रिसर्च पे रिलाई नहीं किया जाता। फिर दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब है कि आपने हमेशा एक शक की निगाह से देखना है हर रिजल्ट को, हर रिसर्च को। वो ऐसा शक नहीं कि आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट गलत समझना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सही नहीं समझना, और उसको साइंटिफिक तराजू पे परख के जब तक वो प्रूव नहीं करते तो आपने उसको मानना नहीं है। इंटरेस्टेडनेस का मतलब है कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कम्युनलिज्म का मतलब है कि आप जब भी रिसर्च करें तो उस पे अपने पीयर्स की फीडबैक लें। पीयर्स का मतलब वो लोग जो आपके एरिया में काम कर रहे हैं। और ऑनेस्टी का मतलब कि चाहे रिजल्ट ऐसे भी आए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरह रिपोर्ट करें और कहीं पे भी अपनी अब आपके दिमाग में जो रिजल्ट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश ना करें। और फिर हमने जर्नल आर्टिकल्स के बारे में बात की, पब्लिकेशंस के बारे में बात की। फिर हमने ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस से ये होता है कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं आइडियाज़ को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब कि उनकी बेसिस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल साइंस में आप इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को गोल्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, उनमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो उसकी बेसिस पे अगर आप ये फैसला करते हैं, आप अपनी रिसर्च करके आपने 50-50 लोगों के 3-4 ग्रुप बनाए, एक को गोल दिए और उनको रिवॉर्ड किया, एक को गोल नहीं दिए, एक को गोल नहीं दिए और फिर उनको उनकी पे ये किसी और चीज़ से लिंक कर दिया, और इन चारों को आप देखते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो उनकी बेसिस पे आपको शायद पता लगे 6 महीने 3 महीने की रिसर्च के बाद कि जिन लोगों को गोल दिए गए थे, उनके अंदर इनोवेशन खत्म हो गई। जिनको नहीं दिए गए थे, वो उनके अंदर इनोवेशन रही। तो फिर आप इसको रिपोर्ट करते हैं एज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिर ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एडजस्ट करती है। क्योंकि आपने एक रिसर्च की बेस पे एक साइंटिफिक प्रोसेस से गुज़र के ये रिज़ल्ट निकाला है कि गोल्स देना अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली इन ऑर्गनाइज़ेशंस में जहाँ पे इनोवेशन चाहिए होती है।
फिर ये क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्रोसेसेस और एग्जांपल्स देखे थे हमने। इसको भी हम अगली सेशन में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, जो आज आपको अपलोड शायद होगी या हो जाएगी। और इनके बारे में इनके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता है, ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, वो देखेंगे। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव वो चीज़ें होती हैं जो नंबर्स में देखी जाती हैं, और क्वालिटेटिव वो होती है जो बिहेवियर्स में या एक कल्चरल मीनिंग के थ्रू देखी जाती है। और फिर सबसे आखिर में ये एक रिसर्च प्रोसेस था जो मैंने पीछे 8 स्टेप आपको बताए,